इंडिया में कॉन्सर्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गए हैं। Give us everything you've got and we'll give you everything we've got. And let's make some noise right now. Let's turn it up loud. मैं तुम्हें बताने वाला कोई होता नहीं हूं कि कॉन्सर्ट कल्चर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में नई जनरेशन कॉन्सर्ट्स के लिए पागल हो गई है। जैसे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स के लिए इन बच्चों ने फैन मीटअप्स करे, कोल्ड प्ले के गाने साथ में गाए, उनके लिए लैंटर्न्स लेके आए, अपने फेवरेट बैंड को दिखाने के लिए उसमें मैसेज लिख के आसमान में छोड़ दिए। So we organized a fan meetup for Coldplay. और EY के अकॉर्डिंग इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर इतना बढ़ गया है कि अगले साल तक ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू देगा। अब ये शायद तुम्हें पता ना हो कि इंडिया में हमारे म्यूजिक फेस्टिवल्स की कमी नहीं है। जैसे फोक और रॉक डोमिनेटेड जीरो और हॉर्नबिल फेस्टिवल, मल्टी जॉनर का NH7 वीकेंडर, वहीं EDM, टेक्नो, साइकेडेलिक के लिए VH1 सुपरसोनिक और सनबर्न फेस्टिवल, और कुछ ही समय पहले लूलापलूज़ा ने भी बहुत हाई नोट और हाइप के साथ इंडिया में एंट्री ली थी। और हाल ही में ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, जहां कॉन्सर्ट जाने की एस्पिरेशन रखने वाले लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इसी कॉन्सर्ट कल्चर को लेकर। कोल्ड प्ले के जनवरी 2024 कॉन्सर्ट के लिए अक्टूबर 2023 में ही बुकिंग शुरू हो गई थी। इसी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के लिए 13 मिलियन लोग कुछ 60,000 टिकट खरीदने के लिए क्यू में लगे। बहुत सारे लोगों की वीडियोस वायरल हुई जहां लोग 4-5 डिवाइसेस लेकर एक टिकट के लिए खड़े हुए हैं। और इस डिमांड का फायदा किसने उठाया? ब्लैक मार्केटर्स ने। जो टिकट्स 2500 के थे वो 3 लाख से भी ऊपर बेचे जाने लगे। प्रीमियम टिकट्स के रीसेलिंग प्राइस तो 9 लाख तक भी टच कर गए थे। पर सरप्राइजिंग ये नहीं था, सरप्राइजिंग था ये कि लोग उन्हें भी जाकर खरीद रहे थे। ग्राफिक डिजाइनर ड्वेन दियास उन कुछ चुनिंदा लकी फैंस में रहे जिन्होंने कोल्ड प्ले के टिकट्स ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद पाए। उन्होंने ये 4 टिकट्स को 6450 रुपए ईच के खरीदे और तब से ही लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। वो लोग जो उस एक टिकट के लिए 60,000 रुपए देने को तैयार है। डियास ने बताया कि वो चाहे तो ये टिकट सेल करके सेम कॉन्सर्ट साउथ कोरिया में जाके देख के आ सकते हैं। लोग इतने पैसे देने को तैयार हैं कि उनके कॉन्सर्ट के टिकट, फ्लाइट्स, लिविंग एक्सपेंसेस सब कवर हो जाएगा। बुक माई शो जो टिकटिंग पार्टनर था इस कॉन्सर्ट के लिए, उसने तो ये तक कहा कि फेक टिकट्स भी बिक रहे हैं जो आपको कॉन्सर्ट वाले दिन एंट्री नहीं देंगे। और तब लोगों ने फेक फैंस को कॉल आउट करना शुरू कर दिया, जो फैन होने के नाते नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर क्लाउड के लिए इन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करते हैं। उन कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी वीडियोस तुम्हें हमने दिखाई थी, उन पर भी लोग रिएक्ट कर रहे थे कि अगर ये असली फैन होते तो लिरिक पढ़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। I can assure you, यहाँ पे अगर ये 40 लोग हैं, उनमें से आधों को ये नहीं पता होगा क्रिस मार्टिन है कौन। और सेमी क्रिएटर्स की ये वीडियो भी देखने को मिली, जहां क्रिएटर कॉन्सर्ट कल्चर और ऑडियंस एंगेजमेंट को डिसरिस्पेक्ट करते हुए कुछ ऐसा कह रहे थे। देखो यार, तुम जो भी लोग ये सब म्यूजिक फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह में जा रहे हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी कोई भी आर्टिस्ट गाते वक्त ऐसी बकवास करे ना, सामने गाओ ही मत, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं और हमने पैसे दिए, तो उसका हक है गाना, हम सुनने आए हैं। जिससे शायद तुम्हें भी ये भरोसा हो गया होगा कि ये लोग कॉन्सर्ट फैन होने के नाते नहीं, सिर्फ हाइप के लिए जाना चाहते हैं। आर यू अ कोल्डप्ले फैन? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. आई एम अ big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोग। लेकिन ये प्राइसेस सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए हाइप्ड अप नहीं है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट तक के लिए भी 20,000 रुपए की टिकट्स मिल रहे हैं। एंड सवाल तुम्हारे मन में भी शायद होगा कि ये कॉन्सर्ट असली फैंस के लिए है भी या सिर्फ अमीर लोगों के लिए रखे हैं। आपके कोर ऑडियंस के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक बहुत ही लिमिटेड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने की बात यह है कि लोग उस कॉन्सर्ट कल्चर के खराब होने की बात कर रहे हैं जो कल्चर बनना ही अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया का कॉन्सर्ट कल्चर अभी नहीं 1960s से चला आ रहा है। ये है द पुलिस बैंड का कॉन्सर्ट जो मुंबई में 1980s में हुआ था। You don't care, so I won't cry. You'll be sorry when I'm dead. वहीं जब 1996 में माइकल जैक्सन इंडिया आए तब उसको देखने के लिए कुछ ऐसी भीड़ जमा थी। माइंड यू, तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था कि कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर थोड़ा क्लाउड लिया जाए। बहुत सारे इंडिया के ही आर्टिस्ट, बैंड्स, उनका जन्म 1990s में हुआ है। आर्टिस्ट जैसे लकी अली, सुनीता राव, बाबा सैगल, अलीशा चेन्नई और बैंड जैसे यूफोरिया, सिल्क रूट, परिक्रमा 90s के समय पॉपुलर हुए थे। सनबर्न जैसे फेस्टिवल्स ने तो सालों पहले 2000 में अपनी हाइप गेन कर ली थी इंटरनेट और सोशल मीडिया से पहले। बहुत सारे पॉपुलर
पॉपुलर बैंड जैसे लोकल ट्रेन की शुरुआत कॉलेज कॉन्सर्ट से होती थी। और बिकॉज ऑफ बॉलीवुड कॉन्सर्ट कल्चर इंडिया में बहुत सालों से सरवाइव कर रहा था लेकिन थ्राइव नहीं। एंड इस वीडियो में जिन आर्टिस्ट, जिस कॉन्सर्ट कल्चर की बात हम करेंगे, आज के कल्चर को देखते हुए बहुत लाजमी है उन फैंस का गुस्सा होना जो एक्चुअल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। लेकिन कॉन्सर्ट कल्चर की हालत इंडिया में इतनी खराब है क्यों? वो कॉन्सर्ट कल्चर जो 70s और 80s में कैसा दिखा करता था, कैसे इतना पॉपुलर था और 90s तक आते आते बूम भी हुआ, वो 21वीं सदी की शुरुआत में ठंडा कैसे पड़ गया? क्यों इंडिया के इतने पॉपुलर आर्टिस्ट, बैंड जो लाइव परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट्स के लिए जाने जाते थे, वो कभी इंटरनेशनल फेम नहीं पा पाए? बॉलीवुड का इंडिया के इस कॉन्सर्ट कल्चर को रूइन करने में क्या रोल है? और कैसे 90s में होती आई गोवा की गांजा और चरस की पार्टीज ने इंडिया के इस कॉन्सर्ट कल्चर को रिवाइव कर दिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है इंडिया के कॉन्सर्ट कल्चर, बॉलीवुड का इम्पैक्ट, असली फैंस, फेक फैंस, आर्टिस्ट, पैसे के बारे में तुम्हारा कॉन्सर्ट्स के प्रति पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाएगा इस वीडियो खत्म करते करते। और ऐसे डीप डाइव हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ तुम्हें लेके चलते हैं उस इंटरेस्टिंग जर्नी पे जहां तुम्हें समझ आएगा कि इंडिया में ये कॉन्सर्ट कल्चर आया कैसे। एक समय था जब लेड ज़ेपेलिन बैंड के लीड गिटारिस्ट जिमी पेज और वोकलिस्ट रॉबर्ट प्लांट ने स्कॉच की बोतल के लिए एक बार में परफॉर्म करा था। 1972 में पेज और प्लांट अपने जापान टूर से लौट रहे थे, तब उन्होंने लग्जरी ताज होटल में स्टे करना चाहा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वो बोरिंग लगने लगा। लेकिन पास ही में एक स्लिप डिस्क बार था छोटा सा, जहां उन्होंने जाना चाहा। लेकिन तब क्योंकि इंडिया में म्यूजिक सीन उतना पॉपुलर नहीं था, तो बाउंसर्स ने उन्हें दो रैंडम हिप्पी समझकर बार में जाने से मना कर दिया। लेकिन एक रेगुलर कस्टमर यूसुफ गांधी ने उन्हें पहचाना और अंदर ले गए, और उनको भी बस हल्की सी भनक थी कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उस समय इंडिया में सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स, फॉरेन बैंड्स और कुछ रॉक और म्यूजिक मैगजीन्स ही पॉपुलर थी। बार में भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने रिकॉग्नाइज कर पाए और बाकी सबको लग रहा था कि वो बस हिप्पीज हैं। लेकिन धीरे धीरे बार में उनकी बातें फैलने लगी, मैनेजर तक जा पहुंची। तब मैनेजर उनके पास जा पहुंचे, उनसे परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करी, जो उन्होंने एक्सेप्ट करी। 20 मिनट तक परफॉर्म करा, जिसके बाद उन्हें वो स्कॉच की बोतल भी मिली। अगले दिन खबर फैल गई कि वो फिर से उस बार में आएंगे और बाहर लोगों की लाइन लग गई। एंड इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बावजूद कि इंडिया में म्यूजिक मैगजीन्स, परफॉर्मेंसेस और बैंड्स बहुत कम हुआ करते थे, और यही वो समय था जब लेट 60s और अर्ली 70s में इंडिया में म्यूजिक का क्रेज बढ़ना शुरू हुआ। 60s और 70s में ही इंडिया में बीट शोज, रॉक कॉन्सर्ट्स का राइज देखने को मिला। ब्रिटिश बैंड जैसे द रोलिंग स्टोन्स और द हू की वजह से वेस्टर्न म्यूजिक की इंडिया में शुरुआत होनी शुरू हो गई। एंड इस राइज की वजह से जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में द वुडस्टॉक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, वहीं 1969 में इंडिया का पहला म्यूजिक फेस्टिवल होस्ट करा गया स्नेह यात्रा के नाम से। स्नेह यात्रा महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन मलावली में होस्ट करा था, जिसमें रॉक बैंड, शेर और शायरी और बाकी एक्ट्स फीचर्स थे। 4000 लोगों ने वो कॉन्सर्ट अटेंड करा। रॉक एंड रोल की वेव इंडिया में शुरू हो गई। हर शहर के अपने होम ग्रोन बैंड्स होते थे, जैसे बैंगलोर में ह्यूमन बॉन्डेज, न्यू दिल्ली में कलेजियम, शिलोंग में द फेंटोन्स और ब्लड और थंडर, और मुंबई में द जेट्स, ग्रेट बियर्स और द लेडी बर्ड्स। लेडी बर्ड इंडिया का पहला ऑल गर्ल बैंड था, जिसको फरीदा वकील ने 16 साल की उम्र में स्कूल बैंड के तौर पर शुरू करा था, और बाद में जाकर ये तब के मेन स्ट्रीम बैंड्स में जुड़ गया। अब हाँ, उस समय मेल ग्रुप्स ने सीन को डोमिनेट कर रखा था। एंड शिमला बीट कॉन्टेस्ट इंडिया का सबसे पहला ब्रांड स्पॉन्सर्ड इवेंट था, जिसको आईटीसी ने स्पॉन्सर करा था। इस कॉन्टेस्ट में 1967 से 72 तक लेकर एक बैंड हंट चला करती थी, और तब की ऑडियंस शर्माया नहीं करती थी बैंड्स को उल्टा सीधा बोलने से अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। बट ये वो समय भी था जब वेस्टर्न म्यूजिक को लुक डाउन करा जाता था, क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लोग एंटी इंडिया मानते थे। तो ये रॉक म्यूजिक कम्युनिटी बहुत छोटी थी, पूरा सीन बस पैशन पर चलता था। आर्टिस्ट जब तक 5 स्टार होटल में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, उन्हें अपना खर्चा पानी निकालना मुश्किल हो जाता था। और इंडिया में तुम मानो तो म्यूजिक सीन सिर्फ स्लिप डिस्क, हेल एट हिल टॉप होटल और ऐसी ही वेन्यूज की वजह से सरवाइव कर पाता था, क्योंकि और कोई वेन्यू लाइव परफॉर्मेंस सपोर्ट ही नहीं करती थी। अब 1980s में कुछ इवेंट्स हुए जिन्होंने इस सीन को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे मुंबई के रंग भवन में द पुलिस का कॉन्सर्ट हिस्टोरिक माना जाता है। 80s में रंग भवन रॉक म्यूजिक के लिए मक्का मदीना बन चुका था। 1985 में एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रॉक बैंड जैसे पेंटाग्राम, रॉकर जीरो, परिक्रमा, देम क्लोन्स, पिन ड्रॉप वॉयलेंस को रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुंबई के दो फेमस बैंड्स रॉक मशीन और मिराज को सेंट जेवियर्स कॉलेज में परफॉर्म करने से मना कर दिया गया था।
गिग से एक हफ्ते पहले बैंड्स को इन्फॉर्म करा गया कि उन्हें स्लॉट नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल ने अप्रूवल नहीं दी। तब उन म्यूजिशियंस ने डिसाइड करा रंग भवन में परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं थे तो उन्होंने अटेंडीज से 15 रुपए चार्ज किए ताकि वो थिएटर की कॉस्ट अफोर्ड कर सके। और देखते ही देखते वो इंडिपेंडेंस रॉक के नाम से एक ऐसा इवेंट बन गया जिसको हर साल हजारों लोग देखने आते थे। जिन भी बैंड्स ने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया वो मानो हाउस होल्ड नाम बन गए। और 1985 में ही इंडिया की रॉक म्यूजिक की इंडस्ट्री को एक और अचीवमेंट मिल गया। लाइव एड कॉन्सर्ट जो कि मुंबई के बर्बन स्टेडियम में होस्ट करा गया था, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। वहीं 1982 में दूरदर्शन, जो इंडिया का उस टाइम इकलौता टीवी चैनल था, उस पर ग्रैमी अवार्ड्स टेलीकास्ट करे गए, जिसकी वजह से बडिंग इंडियन आर्टिस्ट को ग्लोबल म्यूजिक ट्रेंड्स की समझ होने लगी। और 90s में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिकेशन रॉक स्ट्रीट जर्नल ने पहली बार इंडिया का मल्टी सिटी रॉक म्यूजिक फेस्टिवल होस्ट करना शुरू किया, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन रॉक। और अगर इंडिपेंडेंस रॉक मुंबई के फैंस और बैंड्स को साथ लाता था तो GIR पूरे रॉक कल्चर को इंडिया के अक्रॉस ले जाने वाला था। GIR की शुरुआत 90s में बैंगलोर, कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में हुई, जब ज्यादातर रॉक बैंड्स खुद का म्यूजिक नहीं बल्कि कवर्स गाया करते थे। तो ओरिजिनल म्यूजिक को सपोर्ट करने के चक्कर में रॉक स्ट्रीट जर्नल ने ओरिजिनल एंट्रीज लेने की शुरुआत करी। पहले ही साल में 3000 एंट्रीज आ पहुंची, जिसमें से 14 को सेलेक्ट करके उनको कंपाइल करके रिलीज कर दिया गया द ग्रेट इंडियन रॉक वॉल्यूम 1 के नाम से। और उसके रिलीज होते ही इंडी जॉनर में ओरिजिनल आर्ट की डिमांड बढ़ गई। अनिर्बान चक्रवर्ती जो RSJ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बैंड्स को अनएक्सपेक्टेडली बहुत अटेंशन मिल गई। उसके बाद से लोग कवर्स की जगह ओरिजिनल सॉन्ग्स की मांग करने लगे और एक म्यूजिशियंस की कम्युनिटी बनने लगी। इंडिया के रॉक बैंड जैसे यूफोरिया, इंडियन ओशियन, सिल्क रोड, बॉम्बे वाइकिंग्स मेन स्ट्रीम बैंड्स बनते चले गए। इसी बीच बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जैसे अलीशा चिन्नाई, सुनीता राय, लकी अली बहुत पॉपुलर हो गए। और रैप कल्चर की शुरुआत भी इंडिया में 1992 में हुई थी, जब बाबा सहगल ने अपनी पहली एल्बम ठंडा ठंडा पानी निकाली थी। सुबीर मलिक जो परिक्रमा के फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि वो ज्यादातर सॉन्ग्स कॉलेज फेस्टिवल्स में गाया करते थे। एक कॉलेज फेस्टिवल का कॉन्सर्ट तो सुबह 6 बजे तक चला था, जहां जनता फ्री बर्ड, स्टेयरवे टू हेवन जैसे सॉन्ग्स को लंबे समय तक बैठकर सुनती थी और ड्रम्स के समय पर हेड बैंग भी करा करती थी। मगर जब सब इतना अच्छा जा रहा था, इतने सालों में स्पेस था फैंस के लिए, बैंड्स के लिए, ऑडियंस का इंटरेस्ट था, स्पॉन्सर्स का, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस तक का सपोर्ट था, तो फिर सालों साल इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर डेवलप क्यों नहीं हो पाया। एंड शायद तुम्हें याद ना हो, पर पिछले कुछ सालों से पहले इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया में आना पसंद ही नहीं करते थे। और ऐसे बहुत इंडियन इंडी आर्टिस्ट बैंड्स थे जो कभी मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाए। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन वो कंपनीज हैं, वो लोग हैं जिनके कारण इंडिया में बैंड कल्चर या इंडिया के खुद के आर्टिस्ट कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जैसा बाकी पूरी दुनिया में है। इंडियन ओशियन एक बहुत पॉपुलर जाना माना इंडियन बैंड है। उनका एक गाना है बंदे जो बहुत पॉपुलर है। और उस बैंड के बेस गिटारिस्ट राहुल नाम ने बोला था कि बॉलीवुड इज अ ह्यूज मॉन्स्टर दैट ईट्स अप एवरीथिंग। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि 1990s तक इंडिया का कॉन्सर्ट कल्चर बहुत हद तक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पर निर्भर करता था। अब इंडी आर्टिस्ट तो बहुत थे और वो बहुत अच्छे गाने भी बनाया करते थे, लेकिन उन गानों को जनता तक पहुंचाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। या तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल्स के साथ काम करना जिनकी मास अपील और रीच ज्यादा नहीं थी, या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल्स जैसे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करना जो इनके गानों से ज्यादा बॉलीवुड के गाने प्रेफर करते थे। और ये सब बदल गया जब 1992 में MTV और चैनल V इंडिया में आए। अनलाइक अदर चैनल्स, MTV और चैनल V सिर्फ म्यूजिक को डेडिकेटेड थे और वो आर्टिस्ट को अलाउ करते थे अपने गानों को फ्री में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। यहाँ तक कि ग्रेट इंडिया रॉक को भी MTV ने ब्रॉडकास्ट करा था। दिन भर इन चैनल्स पर इंडी म्यूजिक के गाने टीवी और रेडियो पर बजते थे और ये गाने फ्री में पब्लिश होने से इंडी म्यूजिक सीन कई मायनों में डेमोक्रेटाइज हो गया। एंड इस इंडी जॉनर की फाउंडेशन बनाने में मगना साउंड का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि पहली रिकॉर्ड लेबल कंपनी थी जिसने इंडी आर्टिस्ट को सपोर्ट और प्रमोट करा। उसके बाद और भी लेबल्स थे जो पिक्चर में आए, जैसे BMG क्रेसेंडो, सारेगामा, HMV, सोनी म्यूजिक इंडिया। और इनकी सक्सेस देखकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड लेबल्स जैसे टी सीरीज, वीनस, टिप्स ने इंडी पॉप आर्टिस्ट की एल्बम्स को प्रोड्यूस करा। एंड तुम मानोगे नहीं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जब इंडी म्यूजिक आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी, उनका फेम
बॉलीवुड म्यूजिक के बराबर पहुंच गया था। इतना कि बहुत सारे पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स ने अपना डेब्यू इन इंडी आर्टिस्ट की म्यूजिक वीडियो से करा था, जैसे शाहिद कपूर जो आंखों में तेरा ही चेहरा बाय द आर्यंस में दिखे थे, बिपाशा बासु सोनू निगम के गाने तेरा मिलना में दिखी थी, या फिर विद्या बालन जो यूफोरिया बैंड के गाने कभी आना तो मेरी गली में दिखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडी जॉनर की किस्मत, पॉपुलैरिटी, फेम तब बिगड़ना शुरू हुआ जब इंडिया में इंटरनेट आया। क्योंकि जब इंटरनेट आया तो लोगों ने ओरिजिनल सोर्सेज, सीडीज, कैसेट्स, रेडियो, टीवी की जगह पायरेटेड जगहों से सॉन्ग्स डाउनलोड करने शुरू कर दिए। एंड जिनके पास इंटरनेट नहीं था वो इंटरनेट से ही बनाई हुई पायरेटेड सीडी, डीवीडी, कैसेट्स शॉप से ओरिजिनल के आधे दामों में खरीदा करते थे, जिसकी वजह से वो म्यूजिक लेबल्स जैसे सोनी म्यूजिक इंडिया, सारेगामा, एचएमवी, बीएमजी, क्रेसेंडो जो इन आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भारी नुकसान झेलने को मिला। अब इस नुकसान की वजह से इन म्यूजिक लेबल्स का इंटरेस्ट इंडी पॉप एल्बम से हटके, इंडी पॉप आर्टिस्ट से हटके बॉलीवुड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग्स में उनको कम कॉस्ट लगानी पड़ती थी, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस करने के लिए काफी कॉस्ट तो फिल्म इंडस्ट्री ही उठा लेती थी, जैसे एक्टर्स की फीस, लोकेशंस, प्रॉप्स एटसेट्रा। एंड पायरेसी के अलावा ये रिकॉर्ड लेबल्स एक और बड़े इशू से जूझ रहे थे, जो था पॉपुलैरिटी या फिर अबंडेंस ऑफ मीडियोकर कंटेंट। क्योंकि 90s में जो डेमोक्रेटाइजेशन इंडी म्यूजिक सीन का हुआ था, 2000s तक आते आते हर एक इंसान को उसका भाग बनना था, रिगार्डलेस कि उनके गाने अच्छे थे या नहीं। इसके बारे में बताते हुए सिल्क रूट के सुबीर मलिक ने कहा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीवन वांटेड टू बी अ पॉप स्टार। आई वुड गेट कॉल्स फ्रॉम पीपल हु रैन रेस्टोरेंट्स इन लखनऊ एंड पान शॉप्स इन कानपुर हु वर रेडी टू पुट इन एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी टू गेट देयर सन्स एंड डॉटर्स टू बिकम पॉप स्टार्स। एंड इसके साथ एक और यूनिक फिनोमेना हुआ कि रीमिक्स गाने ओरिजिनल से ज्यादा पॉपुलर होने लगे, क्योंकि उनको बनाने में पैसा और समय कम लगता था और वो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा पैसे लेके आते थे। अब इस सब के बाद जो इक्के दुक्के म्यूजिक चैनल्स बचे उनकी रेटिंग डाउन हो गई, जिसकी वजह से एमटीवी, चैनल वी जैसे चैनल्स जो म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड थे उन्होंने म्यूजिक से हटकर टीवी शोज, रियलिटी टीवी की तरफ अपना इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया। एमटीवी जिसकी फुल फॉर्म म्यूजिक टेलीविजन है, उस पर म्यूजिक से ज्यादा बाकी सब कुछ देखने को मिलने लगा। एंड यही दोनों चैनल्स जो एक समय पर आर्टिस्ट को फ्री में अपने गाने ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन देते थे, वो अब उन्हीं आर्टिस्ट से पैसे लेने लगे। और इस सब के बाद बॉलीवुड ने अपना हाथ मारा। हाँ, ये बात सच है कि बॉलीवुड ने ही इंडिया को आइकॉनिक म्यूजिक, आर्टिस्ट, परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन साथ में जो कॉन्सर्ट कल्चर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कल्चर है, उसको हमेशा अपने नीचे दबा कर रखा है। इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग सकता है कि बाकी सारे देशों में फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल अलग होती है, जिसकी वजह से 21st सेंचुरी में भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे लिंकिन पार्क, कोल्डप्ले, टेलर स्विफ्ट, एमिनेम आराम से ग्रो कर जाते हैं, दुनिया भर में पॉपुलर कॉन्सर्ट्स करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट तो अपने कॉन्सर्ट्स और टूर की वजह से बिलियनर तक बन गए हैं। लेकिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो वो हमेशा सिर्फ बॉलीवुड का, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का एक सबसेट ही रही है। तो जैसा म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इन्फ्लुएंस रिकॉर्ड लेबल्स प्रमोट करते, वही जनता के सामने आता। एंड इसके लिए तो मुझे तुम्हें एग्जांपल्स देने की जरूरत भी नहीं है कि कितने पुराने गाने रीमिक्स कर आजकल बॉलीवुड मूवीज के लिए मार्केटिंग मटेरियल बनते हैं। पार्टी सॉन्ग्स, दारू, गाड़ी पर गाने बनते हैं जो मूवीज को पॉपुलर करने के लिए यूज होते हैं, इतना कि उन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट खुद उन पर शर्म करते हैं। The most stupid song I ever written in my life is Blue है पानी पानी, ये कोई गाना है? तो इसका निष्कर्ष तो बस इतना सा था कि वो डाइवर्स टैलेंट, रॉक बैंड्स, म्यूजिक, रैप, इंडी आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिनके लिए इंडिया में एक प्लेग्राउंड बन रहा था, वो छुप गया। कभी मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचने का उसे मौका ही नहीं मिला। एंड इसकी वजह से, क्योंकि आर्टिस्ट के पास कोई जरिया ही नहीं था अपने काम को आगे बढ़ाने का, सरवाइव करने का, तो 2000s में बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट को बॉलीवुड ने एज प्लेबैक सिंगर्स हायर कर लिया। इनमें से कुछ लोग तो आज बहुत पॉपुलर हैं, जैसे केके, लकी अली, अलीशा चिनाय, सोनू निगम, नीरज श्रीधर, बॉम्बे वाइकिंग्स के मोहित चौहान, सिल्क रूट के शान एंड सो मेनी अदर्स। एंड किस तरीके की रिकॉर्ड डील्स इनके साथ साइन करी जाती हैं, जिसमें आर्टिस्ट के पास सिर्फ इन गानों पर सरवाइव करने के अलावा, उनकी रॉयल्टीज मिले बिना काम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। उन पर तो एक और सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। एंड इसकी सैड एंडिंग और रियलिटी तो ये हुई कि धीरे धीरे या तो इन आर्टिस्ट को बॉलीवुड के साथ जुड़ना पड़ा या अपना करियर ही बदलना पड़ा। लेकिन अगर हालत इतनी बुरी थी तो आज कैसे अचानक से इंडिया में ये कॉन्सर्ट कल्चर इतना पॉपुलर हो गया है कि हम हजारों के टिकट लाखों में खरीदकर उन कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक्साइटेड हैं।
उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे ये कल्चर इतनी मुश्किलों के बाद भी सरवाइव कर पाया। बॉलीवुड के डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के स्ट्रगल्स के बावजूद एक तबका था जो इस कल्चर को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और वो था इंडिया का म्यूजिक फेस्टिवल कल्चर। क्योंकि जब इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना सब हो रहा था तो गोवा में कुछ अलग ही माहौल था, क्योंकि इस सब हायरार्की शिफ्ट के बीच में गोवा ट्रेडिशनली डोमेस्टिक लाइव म्यूजिक का स्पेस बन गया, जहां ज्यादातर जैज और पॉप कवर बैंड्स रेव्स और ट्रांस पार्टीज के थ्रू लेट 80s और 90s में ग्रो कर रहे थे। इसको गोवा ट्रांस का नाम दिया गया, एंड उसने एक ऐसा डिस्पोरा बना दिया उन बैकपैकर्स का जो गोवा जाते थे सिर्फ ओपन एयर पार्टीज में एंजॉय करने के लिए। अब इन गिग्स में बहुत सारे हैश, गांजा, साइकेडेलिक्स और फ्लोरोसेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स तुम्हें देखने के लिए मिलते थे, लेकिन इसी म्यूजिक कल्चर ने खुद को इंडिया के म्यूजिक फेस्टिवल से जोड़ दिया। 2003 में निखिल चिनप्पा, डीजे पर्ल और हरमित सेठी साथ में आए और उन्होंने एक ऐसी फर्म फॉर्म करी जो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल्स होस्ट करा करती थी, और इवेंचुअली उन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस खोली जिससे एक डांस म्यूजिक का इकोसिस्टम सा बन गया। अब इस इकोसिस्टम को एक कम्युनिटी बनाने में उन्हें कुछ साल लगे, जब 2007 में इस फर्म ने क्रिएटिव पार्टनरशिप डील साइन करी एक मुंबई बेस्ड मीडिया कंपनी परसेप्ट के साथ टू लॉन्च सनबर्न गोवा। सनबर्न गोवा का एम था एशिया की बिगेस्ट EDM गैदरिंग बनना, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्केल पर कराया जाने वाला था तो इसके लिए टॉप लेवल के डीजेस के लाइनअप रेडी होने लगे, और सिर्फ कुछ ही समय में सनबर्न को अपना एक लॉयल फैन बेस मिल गया। हर साल ये फेस्टिवल हजारों लोगों को अट्रैक्ट करने लगा जो डाई हार्ड डांस और म्यूजिक के फैन थे, और साथ ही में क्यूरियस फर्स्ट टाइमर्स को भी इंक्लूड करता था। मैं खुद 2015 में सनबर्न की पॉपुलैरिटी की वजह से ना कि म्यूजिक सुनने के लिए कॉन्सर्ट अटेंड करने गया था, एंड धीरे धीरे इस बढ़ते हुए सीन को और बढ़ाने की जिम्मेदारी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने अपने खुद के कंधों पर ले ली। इंडस्क्रीट बैंड के फ्रंटमैन उदय बेनेगल ने कहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज दैट आई हैव सीन एंड द बेस्ट वन इज दैट पीपल एक्सपेक्ट बैंड्स टू प्ले देयर ओन म्यूजिक व्हिच हैज प्रीटी मच बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी। तो जहां आर्टिस्ट को बॉलीवुड अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की छूट नहीं दे रहा था, वो काम इन फेस्टिवल्स ने करना शुरू करा, और जैसे जैसे ये बुकिंग और प्रोग्रामिंग इन आर्टिस्ट म्यूजिक फेस्टिवल्स वेन्यूज के लिए पॉपुलराइज होने लगे तो स्टेक होल्डर्स पर भी बोझ पड़ने लगा इस सारे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने का। और क्योंकि सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बेस्ड था तो उसका एग्जांपल लेते हुए और जॉनर्स के लिए जगह बनने लगी। बकार्डी NH7 वीकेंडर को फिर 2010 में लॉन्च करा गया, दैट रिप्रेजेंटेड लोकल इंडी रॉक, पॉप और मेटल का सीन, और 2013 में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ जो इंडिया के सीन को कई मायनों में और बेहतर कर गया। निखिल चिनप्पा और परसेप्ट ने सनबर्न के 7 एडिशंस काम करने के बाद अलग होने का फैसला किया, और चिनप्पा ने लाइव वाइकॉम 18 के साथ पार्टनरशिप की ताकि अपना एक बड़ा फेस्टिवल गोवा में शुरू कर सकें जिसका नाम था VH1 सुपरसोनिक। और ऐसा इवेंट का आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सनबर्न अपने प्रोग्रामिंग में नए आइडियाज नहीं ला रहा था, जो एक्सपीरियंस मिल रहे थे वो फैंस के लिए बोरिंग हो गए थे। और दूसरी तरफ डांस म्यूजिक या फिर म्यूजिक का सीन जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक और अपॉर्चुनिटी दे गया था, वो काफी डाइवर्स होने लगा, डिफरेंट जॉनर्स और सब जॉनर से भरने लगा, और उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो हर जॉनर, हर स्टाइल को रिप्रेजेंट करे, ना कि अपने आप को रोक ले एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक में। और इसी गैप को VH1 सुपरसोनिक ने फिल करा। VH1 सुपरसोनिक का पहला एडिशन 5 दिन का था, उसमें 25,000 का फुटफॉल आया था, और देखते ही देखते इंडिया में म्यूजिक फेस्टिवल्स की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी। फेस्टिवल्स और कार्निवल्स जैसे इंचेंटेड वैली कार्निवल, जीरो फेस्टिवल, महिंद्रा ब्रूस फेस्टिवल, और इतनी लंबी कहानी के बाद इंडिया सडनली एक ऐसा हब बन गया जहां इंडिया के खुद के आर्टिस्ट नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे जस्टिन बीबर, कोल्ड प्ले, एड शीरन इंडिया में आके परफॉर्म करके गए, एंड ग्लोबली भी इंडिया की पावर का अंदाजा लोगों को तब हुआ जब 2023 में अंबानी वेडिंग में जस्टिन बीबर, रिहाना जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करके गए। एंड वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी इंडिया सिर्फ इससे नहीं आ रहे थे कि उन्हें अपने इंडियन फैंस की डिमांड को पूरा करना था, बल्कि इसलिए भी कि इंडिया में जो कॉन्सर्ट कल्चर जो एग्जिस्ट नहीं करता था वैसे फेस्टिवल्स की वजह से एक तरीके से स्ट्रीमलाइन हो गया, जैसे बड़े आर्टिस्ट की डिमांड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैन मैनेजमेंट वगैरह को केटर कर सके। एंड सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने नहीं, इंडिया के खुद के आर्टिस्ट जैसे अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, अमित त्रिवेदी बहुत समय से इंडिया में बहुत पॉपुलर कॉन्सर्ट्स करते आ रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, ये कॉन्सर्ट कल्चर आज भी इंडिया के कॉलेजेस में बहुत पॉपुलर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर IITs के फेस्ट में इंडिया के आर्टिस्ट हर साल आके एक स्टूडेंट क्राउड को एंटरटेन करके जाते हैं। एंड इन सारी चीजों ने बॉलीवुड की डोमिनेंस के बावजूद इंडिया के कॉन्सर्ट कल्चर को थ्रू आउट जिंदा रखा, जो अब तुम्हें उठता हुआ दिख रहा है। एंड कॉन्सर्ट से लोगों को कई मायनों में एस्केपिज्म मिलता है, जो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर फेवरेट एक्टर्स की मूवीज देखने से भी मिल जाता है। पर उसके साथ साथ इस कॉन्सर्ट में जाने के बाद लोगों को ब्रैग करने का भी मौका मिल सकता
चाहता है कि वो उस एक्सपीरियंस का पार्ट रह सके। एंड इसीलिए कोल्डप्ले जैसे कॉन्सर्ट जो जिन लोगों ने अटेंड करे हैं विदेश में जाके, वो कहते हैं कि इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो उसके लिए लोग इतने पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स में तो लोग उसके लिरिक्स के बीच में अपने पार्टनर्स को प्रपोज करने जाते हैं। एंड शायद इसीलिए भी ये फैंस इतने इमोशनल गुस्सा हो जाते हैं जब ये टिकट स्कैल्पिंग, फेक टिकट्स, ब्लैक मार्केटिंग वाली चीजें सामने आती है। तुम मुझे बताओ, अगर तुमने कभी कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या इंडिया के कॉन्सर्ट्स अच्छे होते भी हैं? तुम अपने फेवरेट आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए कितने पैसे तक दे सकते हो टिकट खरीदने के लिए? और तुम्हारे क्या विचार इंडिया कॉन्सर्ट कल्चर के बारे में मुझे नीचे कमेंट में बताओ। यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब कर कहता है कि तुम्हें ये वीडियो, इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, तो जाके चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।